हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस सेशन में जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ NCL माइनिंग सरदार का 19 जनवरी को, उसका जो सेक्शन बी है नॉन टेक्निकल पोर्शन, उसके क्वेश्चंस को हम जो है रिव्यू करेंगे। हम ये मान सकते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो टेक्निकल वाला पोर्शन तो जैसा रहता है वैसा ही था, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो कहीं ना कहीं एक टफ साइड में जो है चला गया है। खास करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चन ने आपको परेशान किया होगा ज़रूर। और अगर हम देखें क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, तो आपने अगर ठीक ठाक किया है, दैट मीन्स अगर 20 आउट ऑफ 30 अगर आप लोगों ने इसके आसपास में किया है, अराउंड 20 प्लस या 20 के आसपास में 22 25 तक गए हैं, तो आप बहुत बेहतर पोजीशन में हो, बहुत बेहतर चांस है आपके पास। लेकिन आपने 15 से 20 भी किया है तो ठीक ठाक चांस है। अगर आप लोगों ने टेक्निकल वाले पोर्शन में ज़्यादा स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं बेहतर चांस बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है नॉन टेक्निकल में, एक टेक्निकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़े डीप थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से डीप थे, परेशान करने वाली बात है ये, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन उन क्वेश्चन को, और थोड़ा सा हम देखेंगे और यहाँ से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेलेक्ट द अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है जो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहलाता है। मैंने ये सीरीज वाले क्लास में ये चीज़ बताया भी था आप लोग को। तो ये सीरीज है बेसिकली, और आपको पता करना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसको क्या रिप्लेस करेगा। आंसर तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख ही जा रहा है आपको, ST39 जो है इसका आंसर है। लेकिन किस बेसिस पे है आप देखोगे तो अल्फा न्यूमेरिक का जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो सीक्वेंस में बना हुआ है ABGHMN, लेकिन इनके बीच का गैप क्या है, बस उसी को ढूंढना है, आपका आंसर यहाँ पे निकल आता है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है B के बाद में G के बीच में +5 का जो है गैप है, BCDEFG, ठीक है। तो 5 का जो है गैप है, उसके बाद में H आता है सीक्वेंस में, फिर H के बाद में M तक का जो गैप है वो +5 होना चाहिए अगर इसी सीरीज को फॉलो किया है। तो HIJKLM +5 है, ठीक है। N के बाद में +5 करने के बाद में जो भी अल्फाबेट आएगा वही यहां से सीक्वेंस में आपको सेलेक्ट करना था, ठीक है। MNOPQRS +5 के बाद में क्या आता है, S आता है। देन उसके बाद में इसको सीक्वेंस में जाना तो ST है, और उसके बाद में एक ही ऑप्शन दिखता है आपको ST वाला, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ST39। हालांकि ये जो नंबर सीरीज जो दिया हुआ है वो भी एक सीरीज ही है, 3, 15, 27 और 39 का, लेकिन यहाँ पर इस चीज को करने का कोई तुक बनता नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होना था। लेकिन अगर सीरीज देखना चाहें तो सीरीज कैसा बना हुआ है, 3, 15, 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, समझो। तो इनके जो गैप है, अगर स्टेप मेथड से अगर किया जाए तो इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, ये 12 का गैप है, 27 - 15 भी 12 का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि 27 + 12 का जो यहाँ पे गैप आएगा तो वो जो है आपका आंसर हो जाएगा 27 + 12, दैट मीन्स 39। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे ST39 जो है आपका आंसर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड इन। अब बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि जो ट्रेडिंग का जो मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में जब राज कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उस टाइम में जो है अलग अलग चार्टर एक्ट बनाए गए थे। उसमें से एक चार्टर एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट 1813। उस चार्टर एक्ट में जो है वैसे तो बहुत सारी बातें की गई थी कि उसका टैक्सेस के बारे में बात की गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी, लेकिन उसमें जो मोनोपोली था, मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो है एबोलिश कर दिया गया था और ट्रेडिंग को लेकर के कुछ नए कानून बनाए गए थे। तो ये किस में हुआ था, ये चार्टर एक्ट 1813 में हुआ था। तो आंसर क्या है आपका, 1813 है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक आम टेक्निकल एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, टफ है। रीज़न ये है कि देखो कई सारे चार्टर एक्ट बनाए गए थे, हर चार्टर एक्ट में अलग अलग बातें कही गई थी। आपको एग्जैक्ट याद करने के लिए सारे चार्टर एक्ट के हर एक जो है जितने भी वहाँ पे टर्म्स जो दिए गए थे उनको आपको स्टडी करना था। ये पॉसिबल, बहुत कम चांस था पॉसिबल होने का या पढ़ने का, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको टेक्निकल पोर्शन भी देखना था। तो ये क्वेश्चन
अगर आप लोग कहीं पर भी थोड़ा सा डीप गए हो तब तो बन सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है तभी बनेगा जब आपने सारे चार्टर एक्ट को जो है स्टडी किया है। बहरहाल जिसने भी ये क्वेश्चन सही से बनाए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसने डील किया है अपने खास करके जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शार्दुल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नहीं है पूछा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिंदी में शार्दुल किसको बोलते हैं। शार्दुल का बेसिकली मतलब शेर होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करना था। देखो हिंदी का जो सिलेबस है, वैसे भी कहीं पर भी जो है हिंदी का किसी भी तरह से आपके सिलेबस में एकदम क्लियर कट मेंशन तो नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हिंदी और स्लैश इंग्लिश लिखा था। अब पर्यायवाची जो हिंदी का है और विलोम शब्द जो हिंदी का है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, या ये नहीं कहना था कि आपको पूरा रट्टा मारना है। आप कहाँ तक पर्यायवाची विलोम शब्द को रट्टा मारोगे, ये पॉसिबल नहीं है। और खास करके एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्कूल लेवल से कहीं ना कहीं हिंदी में जुड़े हो तो कुछ शब्द आपके दिमाग में रह जाता है। तो शार्दुल शब्द अगर आपको दिमाग में है, कहीं ना कहीं सुने हो आप शेर को लेकर के, तो ये क्वेश्चन बनना था। ठीक है, तो यहाँ पे शेर, व्याघ्र, बाघ को ही या शेर का ही जो है एक तरह से बोलना चाहिए पर्यायवाची है। तो ये देखो मृगराज जो शब्द है वो मृग यहाँ पे जो हिरण के लिए बेसिकली यूज नहीं किया गया है, बल्कि ओवरऑल पशुओं के लिए किया जाता है। तो जैसे वनराज जो शब्द है ये भी शेर के लिए प्रयोग किया जाता है, वन में राज करने वाला, वनों पर राज करने वाला। तो मृगों पर राज करने वाला, हिरण और शेर की जो दुश्मनी है वो सब जानते हैं, शेर को देखकर हिरण भाग जाता है। तो मृगों की जो प्रजाति उस पर राज करने वाला या पशुओं पर राज करने वाला को भी शेर कहा जाता है। ये जो शब्द है वलक्ष, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और ये मान सकते हो कि ऐसे शब्द अब हिंदी में आप सुनने को मिलता नहीं है। इसका सेंस होता है श्वेत, या बोल सकते हो आप धवल, बोल सकते हो शुभ भी बोल सकते हैं, या शुभ्र बोलते हैं इसको, उजला बोल सकते हो। इस तरह के शब्दों के लिए वलक्ष शब्द का प्रयोग होता है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये तो सुनने का चांस बहुत कम है, लेकिन ये जो सारे शब्द आपको पता है तो आप शार्दुल से रिलेट करके आप ये सोच सकते हो कि क्या नहीं है इसका पर्यायवाची। तो वलक्ष जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भी एक सीरीज दिया हुआ है, सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पर एक सीरीज दिया हुआ है और यहां पे आपको सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, यहां पर जो सीरीज है उसमें देखोगे तो आपको देखो 3 का पैटर्न दिया हुआ है, एक तरह का बोलना चाहिए, यहाँ पे ट्रिपलेट दिया हुआ है समझो। यहाँ पे 13 से जो है -2 हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में 11 से -2 हो रहा है और 9 हो जा रहा है। तो एक चीज समझ में आ जाता है कि -2 का ये जो है फर्स्ट सेक्शन ऑफ जो सीरीज है वो बन रहा है। तो यहाँ पे -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है वो अल्फाबेट का सेक्शन है। ठीक है, Q और उसके बाद में G, फिर T और D। आप देखोगे तो हमेशा मैंने ये सीरीज वाले सेक्शन में भी क्लास में बोला भी था कि अगर आपको ऐसा दिखे कि कुछ अटपटा सा सीरीज दिखे तो समझ जाओ कि वो अल्टरनेट वाला सीरीज है। तो यहाँ पे देखो अचानक से Q है, फिर G चला गया, पीछे आ गया, फिर T है, ऊपर चला गया, फिर D है, फिर पीछे आ गया। इसका मतलब ये कि अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज को पहचानने का तरीका बस यही है। तो आपको क्या करना है, Q को यहाँ अटैच करना है और G को यहाँ अटैच करना है, फिर उसी तरह से आपका सिक्वेंस बनता जाएगा। T के बाद में W के साथ में, और उसके बाद में D का जो है A के साथ में। अब ये W वाला सीरीज है जो यहाँ पे ब्लैंक जगह में आएगा। ठीक है, आप देखोगे तो पाओगे यहाँ पर कि ये जो Q है और इसके बीच में जो है T, QRST +3 आगे जा रहा है T। ठीक है, UVW +3 आगे जा रहा है। W के बाद में +3 करोगे तो W, उसके बाद में क्या आ जाएगा, XYZ। तो यहाँ पे हो गया 3 का आगे चले गए Z। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, 1 भी है और 4th भी है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, तो आगे जाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, तीसरा सेक्शन को देखना। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हाफ हो रहा है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 32 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर हाफ करोगे तो 8, फिर हाफ करोगे तो फिर, और फिर हाफ करोगे तो 2, 2 का हाफ 1। तो आंसर निकल के आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 1Z1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर्स। द थीफ्स स्पीड इज 9 km/h
and the policeman's speed is 11 km/h. How much time will the policeman take to catch the thief? ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक चीज यहाँ से क्लियर है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है ये क्वेश्चन है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस 480 मीटर है, जो चोर की स्पीड है वो 9 किलोमीटर है, पुलिस की स्पीड है 11 km/h है। अगर ऐसा रहे तब से आपको समझ जाओ कि इस वाले टॉपिक से है और इसका रिलेटिव स्पीड वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे एक स्पीड तो है 9 km/h जो कि चोर का है, और H2 है पुलिसमैन का स्पीड है 11 km/h। तो दो स्पीड दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से आपको रिलेटिव स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। रिलेटिव स्पीड में मतलब क्या है, दोनों के स्पीड का डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड निकल के आता है 11 - 9, दैट मीन्स 2 km/h जो है यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब आपको पूछा है कि हाउ मच टाइम आपसे निकालना है। एक ही मैं फॉर्मूला बताया था, ST=D, यही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बनने थे। यहाँ पे टाइम जो है निकालना है तो आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड यहाँ पे रखना है। आपको एस है यहाँ पे SR रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब आप देखोगे तो मैंने हमेशा कहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले सेक्शन में कि आपका यूनिट जो है सेम होना चाहिए, और आप पाओगे कि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिनट में दिया हुआ है और आपको यहीं पे मिनट वाला सेक्शन में निकालना है, तो इसलिए जो है आपको सीधा 5/18 करोगे तो वो मिनट पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमें मीटर पर मिनट वाला में इसको चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 × किलोमीटर को मीटर में चेंज करने का सिंपल सा तरीका है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आवर को मिनट में चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, पर का मतलब है यहाँ पे पर आर है, मतलब डिवाइडेड बाई, तो आर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहीं से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और ये जो है आपका 2 1 जा और ये 3 जा कर दो, तो 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 बनता है क्या, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड यहां से निकल के आ गया 100 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको इस फॉर्मूला में बस रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। डिस्टेंस क्या दिया है, 480 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी किस में आ गया है, ये मीटर पर मिनट में आ गया है, तो ये भी मीटर ही है समझो, तो मीटर ऊपर नीचे सेम है। तो यहाँ पे हो गया 100 डिवाइडेड बाई 3, 3 को ऊपर ले जाओ, 480 × 3 एंड डिवाइडेड बाई आपको कर देना है 100। ठीक है, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये 24, 8 3 जा 24 का 2 और 12 एंड 2 14, तो 144 और डिवाइडेड बाई 10, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 14.4। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड। लेकिन आप पाओगे कि आपका क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है, सिर्फ 14 मिनट का एक ही ऑप्शन है, तो आप चाहे तो आप यहां से आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि ऑप्शन में आपको सीधा सीधा एक ही दिखता है, 14 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप यहां से आसानी से इसको जो है यहां से सेलेक्ट कर सकते थे। और अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का सिंपल से तरीका है, 14.4 है तो 14 तो हो गया मिनट वाला, ये जो 0.4 है उसको सिंपल सा आपको करना है 0.4 इनटू करना है, आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 वाला, और देन उसके बाद में 24 आ जाएगा, तो ये डेसिमल यहाँ पे बचेगा क्या आपके 24। तो ये क्या है, बेसिकली 60 से मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स वो 24 सेकेंड है। ठीक है, तो ये 24 सेकेंड ऐसे बनेगा। ठीक, अब सिंपल सा एक ही ऑप्शन था तो इसलिए जो है इतना करने की जरूरत थी नहीं, आपको सीधा सीधा क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और भी समझना है कैसे कैसे आया, तो आप एक चीज ये देख सकते हो कि ये जो 100 डिवाइडेड बाई 3 मैंने निकाला था, ये क्या था, ये बेसिकली मीटर पर मिनट था ना, ये मीटर पर मिनट, तो उसको क्लियरली यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर में मीटर लिखना पड़ेगा, पर मिनट है, इसका मतलब ये है कि 3 की जगह में यहाँ पे मिनट भी लिखना पड़ेगा। तो ये मीटर और मीटर ऊपर नीचे से कैंसल, ये मिनट 3 के साथ में ऊपर चला गया, इसीलिए ये पूरा किस में आया है, ये मिनट में आया है। ठीक है, और ये 0.4 वाला जो बचा हुआ है 14 मिनट के बाद में, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेकंड में चला जाएगा, दैट मीन्स 24 सेकंड। ठीक है, तो आंसर क्या है, 4 नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता
sells an article for 720 rupees and she gains 20% profit. The cost of article is, जो रीता है उसने जो है एक कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु को 720 रुपए में बेची है और 720 रुपए में बेचने के बाद में 20% प्रॉफिट वो कमाती है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। तो देख लो, मैथ्स का ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें भी जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। करना क्या था इसमें, सेल प्राइस दिया हुआ है 720 रुपीज, ठीक है, और यहां पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 20% के साथ में ये प्रॉफिट है। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान क्वेश्चन, इसका पहला ही टाइप जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था वही है इसमें, ठीक। तो यहां पर फॉर्मूला मैंने बताया था SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंट प्लस माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब 100 प्लस 20 करना है, दैट मीन्स 120 हो जाएगा। अब जो है आपको पता है सेल प्राइस क्या है, 720 है, तो यहाँ पे 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। जो जो कैंसिल हो सकता है आपको उसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पर से एक ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, या आप चाहो तो इधर भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका 12 1 जा, और ये हो गया आपका 6 जा 72, और यहाँ पे जीरो बचा हुआ है। तो 60 इंटू 10 बचता है, ठीक है। क्या हो गया 600, इसका जो है आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला से, सिंपल से कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन बनना था। तो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्लास ठीक से देखा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। 600 रुपया इसका जो है आंसर बनता है, 4 नंबर का ऑप्शन। आगे देखते हैं, चलो, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम अ वेसल। ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ है ओटो वॉन ग्यूरिक, ठीक है। तो ग्यूरिक जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, फिलोसोफर थे। बहुत सारी बातें इनके बारे में कही जाती है। आई थिंक ये 17th सेंचुरी के जो है एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने इन्वेंट किया एक ऐसा पंप जिससे जो है किसी भी वेसल से, किसी भी बर्तन से जो है एयर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, ठीक है। तो ये पंप का इन्वेंशन इन्होंने किया था। जो मैंने लिस्ट आउट किया था जितने भी इन्वेंशन और उसके इन्वेंटर हैं उनके बारे में, उसमें इनका ये इन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, पूछने वाले ने बड़ा दिमाग लगाया कि जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम अमूमन सुनने को मिलता है उनसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, बल्कि एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पूछा और एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में पूछा जो उतना हम ध्यान में नहीं देते पढ़ते वक्त, खास करके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में और साइंस वाले सेक्शन में, जनरल साइंस वाले में, ठीक है। तो उसको इसने पूछा है, दैट मीन्स इसको आप मान सकते हो कि एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली ये हमारे दिमाग में रहता नहीं है इस तरह का इन्वेंशन के बारे में। तो अगर ध्यान से आप लोगों ने वो चीज पढ़ा होगा तब तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, ओटो वॉन ग्यूरिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का है, टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 11 सितंबर एज महाकवि डे, हु इज दैट फ्रीडम फाइटर। अब यहाँ पे 4 फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया है और चारों में से एक को चूज करना था। अगेन वही बात, ये क्वेश्चन भी बोलना चाहिए कि अगर आप न्यूज़ वगैरह में सुने हो रिसेंटली, खास करके क्योंकि ये 11 सितंबर की बात है अभी 2022 वाला, तो उस टाइम में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो है 11 सितंबर को जो है महाकवि डे घोषित किया है। जिस फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट किया गया है महाकवि डे, उसमें से आंसर तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, सुब्रमण्य भारती। अब ये चारों जो नाम है वो बहुत बड़े नाम है, खास करके तमिलनाडु के क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम वंशीनाथन की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि एक टैक्स इंस्पेक्टर थे, टैक्स कलेक्टर थे शायद उस क्षेत्र में, जिनका इन्होंने मर्डर कर दिया था। और बाद में जो है पता नहीं क्यों इन्होंने जो है बाद में सुसाइड कर लिया था। और एक तरह से इनकी जो कहानी है वो थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो कि भगत सिंह से मिलती जुलती कहानी है वंशीनाथन की, ठीक है। इसके अलावा जो है त्रिपुर कुमारन, तो जो त्रिपुर कुमारन है वो भी जो है एक देश बंधु एसोसिएशन का उन्होंने गठन किया था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। एक नाम यहाँ पे है वेलू नचियार, इनको जो है भारत की फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक 1700 या
हाँ, लगभग 1795 90 के आसपास में या 1796 के आसपास में जो है इन्होंने जो है रिवोल्यूशनरी थे, और इनके हस्बैंड को और इनके जो बेटे हैं उनका जो है कत्ल कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उससे उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने एक तरह से रिवेंज लेने के लिए इन्होंने सुसाइडल अटैक कर दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर मानी जाती हैं, और रानी थी ये, तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र है रामनाथनपुरम कहा जाता है, वहाँ की ये रानी थी। और उसके बाद में जो है इनका नाम आता है फर्स्ट फीमेल फाइटर में, फीमेल फ्रीडम फाइटर में। रही बात सुब्रमण्या भारती की, तो इनके पास बहुत, इनको वर्सटाइल भी मान सकते हैं, वर्सटाइल पर्सनालिटी के मालिक थे ये, क्योंकि ये पोएट भी थे, इसके अलावा जर्नलिस्ट भी थे, ये टीचर भी थे, और पॉलिटिशियन तो थी ही, ठीक है। तो इन्होंने जो है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में सोशल जितने भी फाइट्स है वो उन्होंने किया था, फाइट्स अगेंस्ट आप सोशल एविल बोल सकते हो, लाइक चाइल्ड मैरिज वगैरह के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी, और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी कर लिया था। तो बहुत ही जाने माने नाम है सुब्रमण्या भारती, तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है, तमिलनाडु क्षेत्र में। तो उनका जो एक तरह से बोलना चाहिए उनका वो है डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1882 में आई थिंक इनका जन्म हुआ था। तो 11 सितंबर जो इनका जन्म दिवस है, उस दिन को अब महाकवि दिवस के रूप में या महाकवि डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 11 सितंबर को महाकवि डे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है सुब्रमण्य भारती। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता नहीं। अगर आप तमिलनाडु क्षेत्र को बिलोंग करते हैं तो नो डाउट आप आसानी से ये नाम सुने होंगे और आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो या कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री से उतना ज़्यादा, एक तरह से बोलना चाहिए हिस्ट्री में आपका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री को इतना डीप पूछता है, तो आप इसको नहीं बना सकते। दूसरा तरीका ये था कि आप रिसेंटली अगर न्यूज़ सुने हो इसके बारे में, तब भी आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हो। तो एक तरह से ये करंट अफेयर्स वाला भी सेक्शन में आता है, हिस्ट्री वाला सेक्शन का भी नाम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के बेस पे पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन ए गोज अवे. In how many more days will be finish the work? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये वही है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, सिंपल है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 20 days में कर रहा है, राइट। मैंने बताया था कि इन दोनों का जो है आप टोटल वर्क निकालते हो, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना रहता है। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर एफिशिएंसी निकालने के लिए ये वाला जो पार्ट है वो एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपल है 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन 2 आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी क्या निकलेगा 20 डिवाइडेड बाई 20 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी निकल गया, ये टोटल वर्क है ये, और ये इसका एफिशिएंसी है, ठीक है। अब आप देखोगे दोनों का जो काम है वो 5 दिन किया गया है, ठीक है। तो दोनों का एफिशिएंसी पहले पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी दोनों को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 + 1 करोगे दैट मीन्स 3। ठीक है, दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, और उसके बाद में ए अलग हो जाता है। तो 5 दिन काम किया है दोनों ने मिल करके, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स कितना है ये 3 है। तो ये हो गया 15 काम। तो टोटल 15 वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है जब दोनों एक साथ काम करते हैं। तो बचा हुआ काम कितना है, जो रिमेनिंग वर्क है वो है, टोटल वर्क कितना है 20, और काम दोनों ने जब 5 दिन किया तो 15 काम तो निपटा दिया इन्होंने। तो बचा क्या, 5 वर्क जो है यहाँ पे बचा हुआ है, ये 5 काम बचा हुआ है। उसी 5 को जो है कि कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द वर्क। अब वो जो बचा हुआ 5 काम है उसको काम करने के लिए बी को कितना टाइम चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है
वर्किंग डेज काउंट करने के लिए हमें टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करना पड़ता है। अब यहाँ पे टोटल वर्क की तो जरूरत नहीं है, रिमेनिंग वर्क को ही करना है बी को, तो रिमेनिंग वर्क एंड डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि बी के द्वारा ही करना है, बी के थ्रू ही ये काम होगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क है 5 और बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है, बी का एफिशिएंसी 1, तो कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 5 यहाँ पे सीधा सीधा आंसर निकल जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 5। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक सीरीज दिया हुआ है, सेलेक्ट द अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन मार्क को यहां से एक चीज को रिप्लेस कराना है। आंसर तो पता चली गया है, MP 1 to 96। ठीक है, कैसे इसमें जो सीरीज है वो कैसे काम किया है, सीरीज कैसे बना है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो है ABCD, ठीक है, तो यहां पे +4 का है, मतलब कि 3 का यहाँ पे और वो है 3 प्लस करना है, उसके बाद में आ रहा है ABBCD +3 का है, उसके बाद में EFGH +3 है, IJKL +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज देखना है, वो पेयर ढूंढना है जिनके बीच में जो है +3 का जो गैप हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पर है NR, तो NOPQR, तो यहाँ पे +4 का गैप है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में यहाँ पे MNOP +3 है, तो इसके चांसेस है होने का। O के बाद में है OPQ, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 का ही गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये बच जाता है OPQR +3 है, दैट मीन्स ये भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें थी जिसमें डाउट हो सकता था आपको, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या होगा उसका एक सीक्वेंस। ये भी है D के बाद में +1 करके DE, उसके बाद में है H के बाद में I, H के बाद में I और L के बाद में आता है M, तो यहां पर इसका होने का भी चांस खत्म हो जाता है। तो बचता क्या है आपके पास, एक ही ऑप्शन है, वो है M वाला। ठीक है, तो M के बाद में कुछ भी है वो लिख दो, वही आपका आंसर है MP, क्योंकि MNOP तो +3 का यहां पर गैप है और MP 1296, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगर यहाँ पे नंबर को देखना चाहो तो आप देख सकते हो जरूर, क्योंकि इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिकली ये कनेक्टेड है, ऐसा तो कनेक्ट किया नहीं होगा। तो आप देखोगे तो 6 × 6 = 36। ठीक है, 36 × 6 = क्या हो जाएगा, ये 36 का 6 और 3 और यहाँ पे 18 और 3 तो 21, तो ये हो गया 216। अगेन इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, 1296 आएगा। तो ये तीनों स्टेप में वहां पे मल्टीप्लाई बाई 6 किया हुआ है, तो वहीं से ये 1296 बना है। ठीक है, तो ये आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अमन परचेज्ड रॉ मटेरियल्स फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, however owing to a shortage of labor 20% of the raw material could not be utilized and got wasted. 75% of the cost of raw material used was added as the cost of manufacturing. If Aman could sell his entire output at a price so such to have an overall profit of 25%, at how many times the total cost of the raw material purchased was the entire output sold for? अब ये क्वेश्चन भी क्या है कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसको मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कॉस्ट वाला जो पोर्शन होता है, अब सिंपल इसको लेने की कोशिश किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाने की कोशिश करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सा बन जाएगा, लेकिन आप इसको एक जो सिंपल बिजनेस तरीके से अगर देखोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, कैसे देख रहे हो, जो अमन है उसने जो है रॉ मटेरियल इसने परचेस किया है। ठीक है, अब उसमें से जितना भी परचेस किया है उसमें से 20% जो है आप उसका जो है वेस्ट हो गया है, जिसका कोई काम नहीं है, वो यूजलेस है। उसका जो बचा हुआ 80% है उसी को उसको बनाना है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना है, और उसमें से उसको 25% प्रॉफिट के साथ में जो है उसको अपना जो भी प्रोडक्शन किया है उसको बेचना है। ठीक है, अब वो बेचेगा
तो कितने में बेचेगा, तो कितने में बेचा होगा कि उसको 25% अमाउंट में जो है उसको प्रॉफिट मिला है, और अगर वो बेचा है तो वो अपना जो इनिशियल जो उसने रॉ मटेरियल खरीदा था उसके कितने टाइम ज़्यादा में बेचा होगा कि उसको 25% का मुनाफा होगा। इसको जैसा कि मैंने कहा, एक बिजनेस माइंड से सिंपली अगर इसको समझो कि कोई भी चीज़ उसने 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, ठीक है, उसका कुछ पर्सन जो है ख़त्म हो गया, मतलब कि वेस्ट हो गया किसी भी वजह से, चाहे यहाँ पे दिया हुआ है लेबर ना मिलने की वजह से, श्रमिकों की कमी के कारण जो है कच्चा माल जो उसका 20% वेस्ट हो गया, उपयोग नहीं कर सका। यहाँ पे सपोज कि उसने रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ में खरीदा है, देन उसके बाद में उसका जो 75 रुपीज़ है, समझो 75% मतलब 75 रुपया जो है उसने उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल सकते हो, उसके तौर पे जो है उसने यूज़ किया है कि उसका जो 75% जो है वो उसको उसने निर्माण लागत या जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस रूप में उसने ऐड कर दिया। बचा क्या, उसके पास 25 रुपये बचा है, ठीक है। अब इसमें जो है उसको 25% जो है मुनाफा कमाना है, तो 100 में मान लो उसको 25% मुनाफा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो हो जाएगा उसका जो प्रॉफिट के साथ में 100 रुपया उसका जो भी खरीदा है उसमें वो वाला पर्सन, और 25 रुपया उसका एक्स्ट्रा, तो 125 रुपया जो है उसका प्रॉफिट के साथ में। 25% प्रॉफिट कितना होगा, 100 का 25% मतलब 25 रुपया, तो टोटल मिलाकर के 125 रुपया। अब इसमें उसने जो है 75% जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको मिला दो, तो ये 200 रुपये में उसको बेचना होगा, तब जाके वो 25% जो है वो क्या बोलना चाहिए, बेनिफिट पा सकता है, प्रॉफिट पा सकता है। ये जो 200 है वो उसने जितने में खरीदा है उसका कितना है, 2 टाइम ज्यादा है, मतलब कि 2 गुना है। तो इसको अगर आप बेसिक लॉजिक से समझोगे तब इसका आंसर जो है 2 टाइम्स आ सकता है। अदरवाइज इसको पूरा बनाने का सॉल्व करोगे, इतना परसेंट वेस्ट हो गया, इतना परसेंट वो, तो हर का परसेंट निकालते निकालते एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा जिसका कोई तुक बनता नहीं है। वैसे भी एग्जाम में जो है आपके पास टाइम कम था, तो इसको इसी तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस दिया है, द डायरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर। आंसर तो दिख ही रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करना क्या था यहाँ पे, आपको एक शब्द दिया है डिस्ट्रक्शन, इसका एंटोनिम्स निकालना था, मतलब एंटोनिम्स फाइंड आउट करना था, दैट मींस विलोम शब्द फाइंड आउट करना है। विलोम शब्द कहां से निकालना है, ये जो सेंटेंस दिया है इसी में से एक शब्द इस डिस्ट्रक्शन का क्या होगा, विलोम शब्द होगा, ऑपोजिट होगा। तो यहां पे एक शब्द दिख रहा है डायरेक्शन, दूसरा दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, तीसरा दिख रहा है स्ट्रक्चर, एक दिख रहा है डिजाइन। तो इनमें से कोई एक शब्द है जो डिस्ट्रक्शन का ऑपोजिट है, सिंपल है। कंस्ट्रक्शन का ऑपोजिट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का ऑपोजिट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना, खत्म करना, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, नई चीजें बनाना। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन का ऑपोजिट या एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। यहां पे दिया हुआ है, द टेम्पल्स स्कल्पचरल परफेक्शन इज अमेजिंग and it includes the doors of the temple and the 3 blank है carved towers। तो यहां पर इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो टेम्पल है उसके जो मूर्ति कला है वो एकदम परफेक्ट है, अमेजिंग है, अद्भुत है। इसमें से इसमें मंदिर के जो दरवाजे हैं और 3, उसके बाद में ब्लैंक है, और उसके बाद में कार्व्ड का मतलब है नक्काशी, नक्काशीदार मीनारे, टावर्स मतलब मीनारे, ठीक है। एक चीज चूज करना था, यहाँ पे है एलिगेंटली। तो अब जो एलिगेंटली है उसका मतलब होता है सुंदर ढंग से बोल सकते हो, या ठाट से, और बहुत शान से, शान से बोल सकते हैं। एलिगेंटली मतलब शान से, ठीक। तो एक जो शब्द है ब्रिशली, इसका मतलब होता है कड़ा, ठीक है। और कैंगली का मतलब होता है आलिशान, किंगली, ठीक है, किंगली, किंग की तरह आलिशान। और ये जो ग्रिशली जो शब्द है इसका मतलब होता है भयानक। तो
तो किसी चीज का जो है तारीफ किया जा रहा है तो यहाँ पर जो है दो ही चीज है ऑप्शन में, एक तो एलिगेंटली बोल सकते हो या किंगली बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोल सकते हो, इसका मतलब है सुंदर ढंग से बोल सकते हो, इसका मतलब जो है मीनिंग है। तो आलीशान भी यहाँ पे होने का एक चांस बन सकता है, दूसरा है एलिगेंटली। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, एलिगेंटली, सुंदर ढंग से, बेहतर ढंग से जो है, या बोल सकते हो ठाट से, ये चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिगेंटली जो है इसका करेक्ट आंसर लिया हुआ है कार्प टावर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। बेसिकली स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 6 friends P, Q, R, S, T and U are lined up together in the queue to get the ticket of new released movie. P is at the immediate left of R. क्वेश्चन पढ़ते जाओ और यहीं से करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये है लेफ्ट और ये है राइट। क्या बोल रहा है, एक न्यू रिलीज मूवी है जिसके टिकट लेने के लिए क्यूब में खड़े हैं और बोल रहे हैं P is at the immediate left of the R। तो पहले तो R होना चाहिए यहाँ पे, और R का इमीजिएट लेफ्ट में कौन है, आपका P है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिए P, इमीजिएट लेफ्ट है मतलब R का P है। ये सब हम सपोज करते हैं कि ये बोल सकते हो कि ये ऊपर इस तरफ देख रहे हैं उस तरह से। तो यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये राइट है इसका। तो इमीजिएट लेफ्ट में कौन है, P है। अगेन बोल रहे हैं लेफ्ट ऑफ R, हु इज द राइट ऑफ द Q, हु इज द राइट ऑफ Q। अब ये जो शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए है, ये फर्स्ट वाले के लिए यूज हो रहा है, P के लिए। तो हु इज एट द राइट ऑफ Q, Q के जो राइट में है कौन है, वो P है, ठीक है। अब आगे बोलता है U, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड T। U, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है, U है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट में U है, सबसे राइट में जो है U है। और यहां पे एक चीज और बोलता है, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड T। ये T के जो है बिल्कुल आजू बाजू में या उसके किनारे में नहीं है। तो T कहीं पर भी, तो अगर यहां पे एक्सट्रीम है और इस साइड में जो है T हो सकता है, ठीक है। इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड T, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन R एंड S। देखो यहां पे बोल रहा है R और S के बीच में जो है, ये T के बारे में बोल रहे हैं ना, T, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन R एंड S। तो ये जो है R और S के बीच में है T, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में है T। हु इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट। अब ये जो 6 दोस्त थे वो तो यहां पे आ गए, क्या बना है, Q, P, R, T, S, U। आपसे क्वेश्चन करते हैं हु इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से जो है फोर्थ है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये राइट। तो यहां पर आंसर क्या आता है आपका, पहला नंबर ऑप्शन है R, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन आपका बोलना चाहिए आपका स्कोरिंग क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस पे अगर आप गलती करते चले हो तो समझो आप कंपटीशन से बाहर गए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बनना ही बनना था। अगर वहां पे गलती करे हो, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये डिस्ट्रक्शन वाला ऑपोजिट का क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन, ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे। ये मैथ्स का ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में बनाए रखना था। अगर इन क्वेश्चन में आप गलतियां करते गए हो तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन से धीरे धीरे सही लेकिन आपको बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ को आपको सही सही करना था। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, हिंदी का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित को क्रमबद्ध करें। आपको बोल रहा है 4 ऑप्शन है, आपको सीक्वेंस बस जमाना है इसमें। मनुष्य पांव से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, प्राणों से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं। देखो जब भी हम जर्नी करते हैं तो क्या है, मनुष्य जब पांव से चलेगा तभी जो है उसे यात्रा कहेंगे, पांव से चलेगा तो, और अगर प्राणों से चलेगा तब उसको जीवन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक हर किसी से बनना ही चाहिए था। अब इसमें 2 ही चीजें हो सकती थी, अगर आपको डाउट है तो ये दोनों को लिंक तो कर लोगे, लेकिन मैं इसको पहले रखूं या इसको पहले रखूं, यही चीज हो सकता था, ठीक है। तो देखो इसमें पहला होने का एक चांस तो ये है कि मनुष्य पांव से चलता है, एक ये पहला हो सकता है, और दूसरा है प्राणों से चलता है। कभी भी कोई सेंटेंस जब शुरू होता है तो जनरली जब हम कोशिश करते हैं कि वो एक नाउन से शुरू हो, एक सब्जेक्ट से शुरू हो, इस तरीके से हम सोचते हैं।
तो प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, मनुष्य पाँव से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं। कितना अटपटा लग रहा है ना। तो ये तो थोड़ा सा हम जब से सुनते पढ़ते आ रहे हैं तब से हमें थोड़ा सा हिंदी का इतना भी अगर नॉलेज है तो हमें पता है कि अटपटा लग रहा है। तो हमारे पास क्या है, तो ये जो ल वाला ऑप्शन है वो ये हो सकता है। ठीक है, तो ल के बाद में क्या आना चाहिए, ल के बाद में प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं। ठीक, ला के बाद में रा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ला के बाद में रा तो है नहीं। तो वैसे भी जो एक चांस था इसका होने का वो भी नहीं होता। तो आपके पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचता है, जहां पे बोलता है या मनुष्य पांव से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं, वह आ गया। ला है प्राणों से चलता है, उसके बाद में रा आ गया तब उसे जीवन कहते हैं। करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि किस विकल्प पे गरल शब्द, अब ये जो गरल शब्द है ये जहर के लिए या विष के लिए जो है प्रयोग में होता है। अब विष का विपरीतार्थी विलोम शब्द ही अपोजिट ही आपको खोजना था। तो जहर का विलोम क्या है, अमृत होता है। इतना तो हमको पता है, कहीं ना कहीं हम सुने होंगे जो सुधा शब्द है वो अमृत के लिए प्रयोग होता है। बाकी और कहीं पर भी जो अमृत शब्द है वो नहीं आए हैं, या अमृत का पर्यायवाची कहीं पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आप ये सब पढ़ने के उसको सेंस निकालने की कोशिश करते रहो, उसका कोई मतलब है नहीं। गोरस जीवन हेतु सुधा समान है, गोरस का मतलब यहाँ पे दूध बोल सकते हो। ठीक है, Who amongst the following is the president of the International Court of Justice, Hague, as of September 2021? ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप मान सकते हो टफ है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो लोकेशन है और उसका जो काम है और उसके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनके सभी के नाम आपने रट्टा मारा हुआ है, याद रखा हुआ है, या न्यूज़ वगैरह में सुना है, तब तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन सकता था। अदरवाइज जो है ये क्वेश्चन इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो टफ मानूंगा इसको। ठीक है, और देखो ये 2021 में, हालांकि जब करंट अफेयर्स उस टाइम में मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये चीज़ को बताया था, लेकिन ये 2021 की बात है। ठीक है, और सितंबर 2021 के केस में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक, तो इसको ऐसा भी नहीं मान सकते करंट अफेयर्स का, क्योंकि अब ये कितना साल भर से ज़्यादा ही हो गया है, 1.5 साल हो गया है मान लो। ठीक है, तो बहरहाल इसका आंसर जो 4 ऑप्शन दिया है, जज रॉनी अब्राहम, देन उसके बाद में जज किरिल जॉर्जियन, और जज जॉन ई डोनेह्यू, और लास्ट है जज पीटर टोमका। जिसमें से ये तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ये यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, समझो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें किसी भी 2 देशों के बीच में या कई देशों के बीच में कोई विवाद है तो उसका निपटारा के लिए जो है ये जस्टिस, ये कोर्ट जो है बनाया जाता है। तो और जहाँ तक ये हेग की बात है, ये बेसिकली जो नीदरलैंड है उसकी राजधानी है। हालांकि उसकी ऑफिशियल राजधानी एम्स्टर्डम को माना जाता है, लेकिन हेग को भी वहाँ के एक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और यहाँ पर जो है वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो भी है, और उसके जो प्रेसिडेंट है उसके भी होम होता है। तो इसलिए हेग को भी उसका कैपिटल माना जाता है। ठीक है, तो ये किसकी कैपिटल है, ये नीदरलैंड की, नीदरलैंड्स की। ठीक है, नीदरलैंड्स में ही है, हेग में ही है, हेग नीदरलैंड्स में ही है यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और उसी को हम जो है एक तरह से बोल सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट माना जाता है। तो अभी जो है जज जॉन ई डोनेह्यू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये फरवरी 2021 से यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ये जो हैं किरिल जॉर्जियन, ये वाइस प्रेसिडेंट है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, तो ये जो हैं जॉन, ये यूएसए के रहने वाले हैं, अभी फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट है किरिल जॉर्जियन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन है रिफर टू द फॉलोइंग लेटर, नंबर एंड सिंबल स्ट्रिंग एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, लंबा चौड़ा से सीरीज है, और एक सीरीज या स्ट्रिंग बोलना चाहिए जिसमें सिंबल्स भी है, लेटर भी है, नंबर भी है। बोलता है 4 of the following 5 are
alike in the some manner with respect to their position in the above string and one is different, select the one that is different। आपको दिया हुआ है ये 5 जो एक तरह से बोलना चाहिए कि कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लेटर और सिंबल और नंबर के। तो इन 5 कॉम्बिनेशन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के 4 से। ठीक है, 5 में से 4 सेम मैनर से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा है जो डिफरेंट है, और उस मैनर को जोड़ने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग से, उसको जो है एक तरह से बोलना चाहिए कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर पहला है ए में क्या दिया है, ए $G दिया है। तो ए कहां पे है, ए यहां पे है, और उसके बाद में डॉलर यहां पे है और जी यहां पे है। तो आप पाओगे इधर से अगर हम चलने शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 +5 का जो है यहां पे गैप आ जाता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 +6 का गैप आ जाता है। ठीक है, एक चीज ये हो गया, एक पैटर्न पता चलता है कि यहां पर ये +5 +6 का गैप है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर हम देखते हैं बी वाले में, तो यहां पर है स्टर्लिंग का साइन। स्टर्लिंग मतलब कि ये जो यूके का पाउंड वाला जो साइन होता है ना वो। तो स्टर्लिंग 6y कहाँ पे है, स्टर्लिंग या पाउंड का जो साइन है यहाँ पे है, और 6 यहाँ पे है, और देन उसके बाद में y है। देखते हैं 1 2 3 4 5 +5 का जो है यहाँ पे गैप है, 1 2 3 4 5 6 +6 का गैप है, करेक्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे से जो है सेम उसी पैटर्न में जुड़े हुए हैं। सी को अगर हम देखते हैं तो 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, एफ है यहाँ पे, और उसके बाद में है एन का साइन, तो ये एन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 +5 का गैप है, 1 2 3 4 5 6 +6 का गैप है, करेक्ट है, ये भी ठीक है। डी को हम देखते हैं तो ई है, अल्फा है और 6 है। तो ई कहाँ पे है, ई है यहाँ पे, ई है यहाँ पे, और अल्फा दिख रहा है यहाँ पे, और देन है उसके बाद में 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 2 3 +3 का गैप है, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 का गैप है। तो देख लो अभी तक +6 +5 का गैप था, और ये है जो कि +3 और +5 का गैप है। दैट मीन्स अभी तक ये जो 3 थे उसी तरीके से डी नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा हो सकता है जो इससे डिफरेंट है बाकी के सीरीज से। और अगर इसको हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे देखते हैं यू कहाँ पे है, यू है यहाँ पे। ठीक है, यू यहाँ पे है, और 5 है यहाँ पे, और इसके बाद में है 3। देखते हैं 1 2 3 4 5 +5 का गैप है, 1 2 3 4 5 6 +6 का गैप है। तो करेक्ट है। बाकी सब +5 +6 का ऑपोजिट जो डायरेक्शन में सीरीज बनता है वो है गैप उसका, और ये डी ऐसा है जो कि +3 और +5 का गैप बनाता है। दैट मीन्स हमारा डी ऐसा है जो कि डिफरेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक द टर्म रागा was defined by which of the following personalities in this book? बृहददेशी। बृहददेशी एक बुक है जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड बुक है। अगेन वही बात, ये क्वेश्चन बनाना भी मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक तरह से बोलना चाहिए यूजुअल क्वेश्चन नहीं है जो अमूमन आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बहुत टफ मान सकते हो हमारे इस एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, तानसेन एक म्यूजिशियन रहे, तो कई बार जो है राग से रिलेटेड तानसेन में एक कंफ्यूजन हो सकता था जरूर। ठीक है, और देन उसके बाद में अगर हम बात करें शंकर वर्मन, ये आई थिंक केरला के थे शायद, ये केरला के मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब कि खगोल विद्या वाले थे ये। तो इनका नाम भी अगेन वही बात है, जो हिस्ट्री को बहुत ठीक से पढ़ा होगा उनको ये पता होगा, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल सा चीज है। भरत मुनि के बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा। नाट्य शास्त्र या जो थिएटर से रिलेटेड जो बुक है उसकी रचना की थी। तानसेन के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, म्यूजिशियन थे। और रही बात मतंग मुनि की, तो इनका नाम आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने बनाया था बुक, एक टेक्स्ट है समझो, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड एक टेक्स्ट है बृहददेशी। तो इसमें पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रागा जो शब्द है या रागा जो टर्म है क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड, राग की जो हम बात करते हैं वो इसी बुक में है। तो इसके जो राइटर थे, ऑथर थे, या एक तरह से बोलना चाहिए कि जिन्होंने ये चीज को बात की थी पहली बार, वो मतंग मुनि ने ये चीज बात की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतंग मुनि। टफ क्वेश्चन था, मुश्किल था बनाना।
अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति आईपीसी ने खाली स्थान को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया। अभी जो रिसेंटली टोक्यो में ओलंपिक जो हुआ, जिसमें एक पैरा ओलंपिक भी हो टोक्यो में 2021 वाला, उसमें जो है डेब्यू के लिए जिसको बेस्ट पैरा ओलंपियन का डेब्यू अवार्ड मिला वो अवनी लेखरा, जो कि एक भारतीय निशानेबाज हैं, शूटर हैं। इनको जो है बेस्ट डेब्यू का जो है अवार्ड मिला है, जो कि 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक, हालांकि वो 2021 में हुआ, 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक है, तो उसमें इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ महिला या बेस्ट फीमेल डेब्यू का जो है इनको अवार्ड मिला। ठीक है, तो बेस्ट फीमेल जो डेब्यू है ये इनको मिला, अवनी लेखरा को। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को करंट अफेयर्स वाला एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उसमें अवनी लेखरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। अवनी लेखरा निशानेबाज है, पैरा ओलंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्का अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड भरत अलोन इन 12 days। अनुष्का एंड भरत अंडर टुक टू डू it for 75,000. With the help of Chetan, they completed the work in 4 days. How much will be paid to Chetan? देखो करना क्या है इसमें, अनुष्का कोई काम को कर रही है कितने दिन में, 10 days में। ठीक है, और भरत उसी काम को कर रहा है 12 days में। और उसके बाद में बोलता है, एक सेक्शन ये भी है, विद द हेल्प ऑफ चेतन दे कंप्लीटेड द वर्क इन 4 days। अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं, ये दोनों चेतन का हेल्प ले लेते हैं, तब ये 4 दिन में उस काम को कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास 3 सेक्शन है, तीनों का हमें निकालना पड़ेगा, क्या, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली क्या निकलेगा, 10, 12, 4, तो यहाँ पे ये जल्दी से निकाल लेते हैं, तो ये हाँ, तो ये 15, 16, 120 जो है इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा एलसीएम निकल जाएगा 120, दैट इज द टोटल वर्क। अब यहां पर देखोगे तो इसका जो एफिशिएंसी निकल के आएगा वो क्या होगा, ये 120 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 से तो 3 तो ये 30। अब ये सब का जो है निकल गया एफिशिएंसी। हमें इंडिविजुअल सभी का एफिशिएंसी चाहिए, तो ए का एफिशिएंसी हमें पता है, बी का चाहिए, लेकिन चेतन का हमें नहीं पता। वो निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हम तीनों का जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना है, यहाँ पर 30 है। तीनों का जो एफिशिएंसी है वो 30 है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 है ना। हमने निकाला है टोटल वर्क में एफिशिएंसी। कैसे निकाला, तो 120 में डिवाइडेड बाई 4 कर देने से वो एफिशिएंसी निकल जाता है। ये चीज़ मैंने आप लोग को क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जिसने वो क्लास देखा होगा उसको ये पता है। अब जो है यहाँ पर आपको ए और बी का दोनों का क्या है, 10 + 12 दैट मीन्स 22, और यहाँ पे सी का निकालना है तो 30। ए बी का जो एफिशिएंसी है उसको निकालने के लिए यहाँ पे निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 8। तो सी का जो एफिशिएंसी आता है वो 8 आ जाता है। तो हमको ए का भी एफिशिएंसी 12 पता है, बी का एफिशिएंसी 10 पता है, और सी का एफिशिएंसी भी जो यहाँ से पता चल जाता है 8। ठीक है, अब अगर जब भी हमें यहाँ पर जो भी अमाउंट की जब भी बात आती है, ये क्या है, टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जब भी अमाउंट आपको निकालना है तो एफिशिएंसी, हर एफिशिएंसी का जो है आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी या जो है प्राइस ऑफ एफिशिएंसी बोल सकते हो या अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी बोल सकते हो। तो टोटल जो भी अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पे 75,000 है, डिवाइडेड बाई जो भी आपका टोटल एफिशिएंसी है जो कितना है, तीनों का 30 है, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाता है आपका प्राइस ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, प्राइस ऑफ एफिशिएंसी या बोल सकते हो प्राइस ऑफ 1 एफिशिएंसी आप बोल सकते हो। तो एक एफिशिएंसी की कीमत यहां से निकल जाता है क्या, 3 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और ये 5, 25, तो 2500, 2500 रुपये निकलता है यहाँ पर एक एफिशिएंसी की कीमत। आपको निकालना है कि बताइए, बोल रहा है हाउ मच विल बी पेड टू द चेतन, चेतन को कितना देंगे। तो चेतन की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, और एक एफिशिएंसी की कीमत कितनी है, 2500 है। तो सिंपल हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएगा वो क्या है, इसका आंसर है। तो ठीक है, ये 40 और ये 16 और ये 20,000।
तो 20,000 जो हो जाएगा इसका आंसर। तो ये लोग कितना पे करेंगे चेतन को? 20,000 रुपये देंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अनुष्का एक काम को 10 दिन में करती है, भरत उस काम को 12 दिन में अकेले करते हैं। ठीक है, अनुष्का और भरत ने दोनों ने जो है एक तरह से 75,000 रुपये लिया है। उसमें से कितना वो चेतन को देंगे, क्योंकि चेतन के हेल्प से जब वो काम करते हैं तो 4 दिन में ही हो जाता है, तो चेतन को वो देंगे 20,000, क्योंकि चेतन की एफिशिएंसी है 8 और इनकी एफिशिएंसी है एक की 12 और इसकी एफिशिएंसी है 10। तो अलग अलग एफिशिएंसी के हिसाब से कीमत मिलता है। तो हर एफिशिएंसी की कीमत 2500 है। 8 एफिशिएंसी के लिए चेतन को 20,000 रुपये मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित विकल्पों में इच्छा शब्द का विलोम शब्द पहचाने। ऑपोजिट निकालना है, सिंपल सी बात है। इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा। अनिच्छा। पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। Identify the option that arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence। ये अलग अलग टुकड़ों में दिया हुआ है, कुछ पार्ट्स को जो है उसको आपको एडजस्ट करना है और देन उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, आंसर तो दे ही दिया है यहाँ पर। तो आप देखोगे तो सीक्वेंस क्या हो सकता है इसका। देखो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है 1 3 2 4। तो 1 में ही बोला है ऑल द एविडेंस ऑफ फॉल ड्रिफ्टिंग इनटू विंटर वेयर क्लियरर ईच डे। जैसे जैसे जो है सर्दी बढ़ने के सबूत मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल द एविडेंसेस बोल रहे हैं, तो पहले तो उन एविडेंसेस को आपको खोजना पड़ेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर पहला ऑप्शन में सीक्वेंस में कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता तो दिख नहीं रहा है। दूसरा में यहाँ पर है 4 2 3 1, जिसको हम आंसर यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा। एक और चांस है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, जो यहाँ पे 4 3 1 2 बोला है, तो 4 ठीक है यहाँ पे। देन उसके बाद में 3 बोल रहा है, तो 4 के बाद में जब 4 बोला है द इंक्रीजिंग रिलक्टेंस ऑफ द सन टू राइज, सेंस निकल के आता है कि यहाँ पर जो सन है उसमें उसको राइज होने में रिलक्टेंस बढ़ती जा रही है। रिलक्टेंस बढ़ते जा रहे हैं मतलब एक तरह से बोलना चाहिए उसकी इच्छा नहीं हो रहा है उगने का बोलो, या सन जो है राइज होने में थोड़ा सा लेजी हो रहा है, समझो एक तरह से, इस तरीके से इसको समझो। द पैटर ऑफ द शेड लिव्स ड्रॉपिंग, जो पत्ते की गिरने की जो गड़गड़ाहट है वो बढ़ रहा है। तो एक सेकंड नंबर है द एक्स्ट्रा निप इन द ब्रिज, ब्रिज में या हवा में जो है एक थोड़ी सा ठंडक बढ़ी है, या फिर बोल सकते हो मूवमेंट थोड़ा सा बहाव ज़्यादा है, तेज हुआ है। एक सीक्वेंस यहाँ से दिख रहा है कि सन जब निकलना कम होगा या सन दिखाई नहीं देगा या उसमें रिलक्टेंस होगा उसके राइज को लेकर के, तब जो है हवा जो है थोड़ी सी ज़्यादा बहेगी या कोल्डनेस उसमें ज़्यादा होगा, ठंडक ज़्यादा होगा। उसकी वजह से जो है पत्ते की जो गिरने की आवाज़ें आएगी या पत्ते गिरेंगे, झड़ेंगे, समझो। ये सारे जो है एविडेंसेस हैं जो क्लियर एक तरह से बोलना चाहिए सेंस आएगा, जो कि कोल्डनेस को या सर्दियां बढ़ने के सारे एविडेंसेस यहाँ पे स्पष्ट होगा, क्लियरली हमें पता चलेगा डे बाय डे, हर दिन के हिसाब से। तो सीक्वेंस क्या बनता है? सन उगने में थोड़ा सा रिलक्टेंस है या रिलक्टेंट है, अनिच्छा है उसकी वजह से जो है हवा में जो है नमी ज़्यादा है, कोल्ड ज़्यादा है, हवा में मूवमेंट ज़्यादा है। देन उसके बाद में उसकी वजह से बोलना चाहिए कि जो पत्ते झड़ रहे हैं उसकी गड़गड़ाहट आ रही है। ये सारे सबूत हैं जो कि शो करता है कि धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सेंस निकल के आता है 4 2 3 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था ना, तो एक सीक्वेंस होना चाहिए जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमारे पास एक सेंटेंस दिया है द पुलिस हैव सेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी न्यू ईयर रिवेलरी ऑन रोड्स, बीचेस एंड इन द बीच रिजॉर्ट्स। आपको बोल रहा है कि पुलिस ने जो है कहा है, एक तरह से क्लियर इंडिकेशन दिया है कि नए साल में जो है एक तरह से पुलिस ने कहा है कि सड़कों पर या समुद्र तट पर या बीच जो रिजॉर्ट होते हैं वहाँ पर नए साल में जश्न नहीं मनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये शब्द है, जो रिवेलरी जो शब्द है, इसका सेंस निकल के आता है जश्न मनाना। ठीक है, या बोलना चाहिए कि खुशियां मनाना, जश्न बोल सकते हो, खुशियां बोल सकते हो।
ठीक है। लेकिन इसको, इस शब्द को यूज कहाँ किया जाता है ये बड़ा मायने रखता है। ये जो शब्द है इसको सीधा सीधा सेलिब्रेशन बोल के पूछ सकता था, लेकिन रिवेलरी जो शब्द है वो ऐसे फेस्टिवल्स के लिए यूज हो जाता है जो कि खास तौर पे एल्कोहल का जिसमें यूज होता है, या एल्कोहल लार्ज अमाउंट में जो है ड्रिंक किया जाता है, ऐसे नॉइसी फेस्टिवल्स जिसमें हल्ला हो, हल्ला ज़्यादा मचता है, उन जश्नों के लिए, उन फेस्टिवल्स के लिए रिवलरी शब्द जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसी को आपको रिप्लेस करना है एक एप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसको, इस चारों में से। तो एक तो दिया हुआ है यहाँ पे सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन का हम सीधा सीधा यहाँ पे जानते हैं मतलब क्या होता है। रिवलरी का, राइवलरी का मतलब होता है विरोध, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और मॉर्निंग का तो मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है, मौर्न। तो इन तीनों में से कहीं पर भी इस जश्न का आपको सीधा सीधा सेंटेंस से कोई जो है रिलेशन दिख रहा है क्या? यहाँ पे जो रिवेलरी शब्द है वो राइवलरी शब्द से दिखता है मिलता जुलता, लेकिन सेंस बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है एक नॉइसी जश्न, नॉइसी फेस्टिवल्स बोल सकते हो, उसको रिवेलरी बोलते हैं। और राइवलरी का मतलब होता है विरोध, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में विरोध हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में भी सेम वही चीज़ है, संघर्ष हो रहा है कहीं ना कहीं, दो टीम्स के बीच में, दो साइड्स के बीच में। मॉर्निंग एक तरह का शोक मनाया जा रहा है, तो न्यू ईयर में तो कोई शोक वाली बात होती नहीं है। तो बचता क्या है आपके पास? सेलिब्रेशन। तो आंसर है इसका सेलिब्रेशन। अगर आप इन शब्दों से रिलेट कर पाते तब ये जो है क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और अगर आप रिवेलरी को सीधा राइवलरी से आप इसको कर सकते हो या रिलेट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेंस बिल्कुल डिफरेंस है। आगे देखते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स टेरेस्ट्रियल बॉर्डर विथ बांग्लादेश इन द ब्लैंक डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जो है वो अपना टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, भारत का, ठीक है। तो इसके लिए आप कभी ना कभी तो मैप देखे ही होंगे और आपको पता है कि यहाँ पर जो है बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश इस साइड से, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बोल रहा है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, मतलब कि स्थलीय, ठीक है। कहीं पर भी कोस्टल वाली बात नहीं हो रही, स्थलीय बॉर्डर बोल रहा है बेसिकली, और समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहा है, तटीय सीमा की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर। तो यहाँ पर जो हमारा ये हो गया नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो भारत के किस साइड से बांग्लादेश के साथ में ये बॉर्डर क्रिएट हो रहा है? ईस्ट के साइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कंपोज्ड ऑफ FBI? FBI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंगी, बैक्टीरिया एंड इनवर्टिब्रेट्स, जिसको हम वर्म्स एंड इंसेक्ट्स कहते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेब्रिस। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ऐसे ग्रुप को फाइंड आउट करना है जो ग्रुप बेसिकली कीड़े मकोड़े से मिल करके या उसके समूह से बना हुआ है, और जो खास करके जो जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके फ्रेगमेंटेशन या जिसको हम विखंडन या कंपोजिशन के कंपोज करने के लिए, सॉरी डिकम्पोज करने के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए। 4 ऑप्शन है। ओमनीवोरस, सिंपल सा मतलब है इसका, जो शाकाहारी भी होते हैं, जो मांसाहारी भी होते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ जो है वेजिटेरियन है समझो, या शाकाहारी बोल सकते हैं उसको। देन उसके बाद में है डेट्रीवोरस, जिसको हम एक तरह से बोलना चाहिए वो चीज़ें जो कि एक तरह से बोलना चाहिए कि सड़े गले चीज़ों को, कीड़े मकोड़ों को जो है खाने के बाद में जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। या बोल सकते हो कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स जिसको होते हैं, मरे सड़े गले जो प्लांट्स होते हैं या जानवर होते हैं, उनको जो है खाने के बाद में अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस का सिंपल सा मतलब है मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये जो कौन से ऑर्गेनिज्म समूह है, तो ये जो डेट्रीवोरस वाला जो समूह है, जिसमें खास करके जो आपके दीमक वगैरह होता है, केंचुआ जो होता है, वो सब जो होता है वो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, डेट्रीवोरस, जो कि प्लांट्स के, एनिमल्स के जो है डिकम्पोजिशन के लिए या उसको
फ्रेगमेंटेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सर्वाहारी क्या है, वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। शाकाहारी जो प्लांट्स को लेकर के अपना न्यूट्रिशन जो प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जो कि दूसरे जानवरों को खा करके अपना न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करते हैं। डेट्रीवर्स ऐसे हैं जो कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को जो है खा करके अपना न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर वाइल द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट P1 और P6, दो पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट, ये फिक्स है। ठीक है, पार्ट P1 एंड पार्ट P6 आर द करेक्ट ऑर्डर, द पार्ट्स इन बिटवीन आर जम्बल्ड अप, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो है हमें इन सभी जो सेंटेंस हैं उनको रीअरेंज करना है और हमें एक पर्टिकुलर जो है मीनिंगफुल सेंटेंस फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमें P1 पता है कि ये पहला सोसाइटी होगा और लास्ट हमें पता है कि द रिफॉर्म एजेंडा लास्ट होगा, P6 तक यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें खोजना है कौन सा ऑर्डर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर पहला है सोसाइटी, इसके बाद में है वुड नॉट प्रोग्रेस, एस क्या है यहाँ पर आ जाता है, सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। ठीक है, अनलेस वोमेन्स, यहाँ पर पी जो है यहाँ पर आता है और क्या बोलता है, अगर जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनका जो है एजुकेशन वॉज प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा, तो यहाँ पर पी के बाद में क्या आता है, आर आता है। ठीक है, एजुकेशन वॉज प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा, तो यहाँ पे आ जाता है आपका P1, तो यहाँ पे यहीं पे है, ये हो गया आपका Q ना, यहाँ पे आता है आपका Q। तो यहाँ पर P1 और P6 तो करेक्ट है, यहाँ पे ये सीक्वेंस बनता है S, P, R और Q का, तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अब सिंपल सा तरीका है, अगर आई थिंक आप लोगों को मैम ने ये जरूर बताया होगा जम्बल जो ऑर्डर कैसे करते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है वो सोसाइटी है, जो एक तरह से बोल सकते हैं नाउन है समझो, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहाँ से उसके बाद में यहाँ पे वुड नाइट जो सपोर्टिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से शुरू करता है नेगेटिव सेंस में। देन उसके बाद में ये वाला सेक्वेंस है जो कि आपका अनलेस वुमेन्स एजुकेशन वॉज प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 28, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर टू रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप in October 2021 and also the first female player from India to win a silver medal in the same event in the 57 किलोग्राम कैटेगरी। तो ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था अक्टूबर 2021 में, ठीक है, वहां पर जो है 57 केजी का जो कैटेगरी होता है रेसलिंग में, उसमें अंशु मलिक ने जो है सिल्वर मेडल जीता था और ये पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिनको सिल्वर मेडल जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि इसके पहले जो है बबीता कुमारी और गीता कुमारी ने भी कांस्य पदक जीता था, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल था, ऑब्वियस सी बात है। तो सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली जो है फीमेल रेसलर बनी अंशु मलिक। ठीक है, तो इनका मुकाबला जो है ये जो हालांकि जो रेसलिंग प्रतियोगिता हो रहा था वो नॉर्वे में हुआ और आई थिंक जो विश्व चैंपियनशिप पहले भी जीती हुई थी हेलेन या मैरोलिस ऐसे कुछ नाम था उनका, उसको इन्होंने हराया था। तो ये न्यूज़ में आया था इसलिए मुझे थोड़ा सा तो याद है, हालांकि अब इतना डिटेल में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद वो यूएसए की थी और वो ऑलरेडी बहुत सारे चैंपियनशिप जीती हुई थी, तो जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो देखो ये अगेन वही बात है, अगर आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह सुना होगा तब तो ये ठीक है, अदरवाइज जो है इस तरह की चीज़ें आसानी से याद रहती नहीं है। ठीक है, लेकिन हालांकि ये फेमस इवेंट था, अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबको पता होना चाहिए। तो न्यूज़ में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो कहीं ये पहली महिला बनी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती, अंशु मलिक ने। इसके पहले बबीता कुमारी, गीता कुमारी और आई थिंक विनेश फोगाट ने भी ये चीज़ जो है जीता हुआ था, लेकिन सबका ब्रॉन्ज मेडल था। अंशु मलिक पहली महिला बने। ठीक है, नेक्स्ट है In September 2021, Bhupendra Patel was elected as the new Chief Minister of Gujarat, who was his immediate predecessor of विजय रूपानी। विजय रूपानी जो है गुजरात के इसके पहले मुख्यमंत्री थे, देन उसके बाद में भूपेंद्र पटेल जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बने।
ओके, तो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे सेंस क्या है और किस हिसाब से पूछा है, ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि रिसेंटली जो है नया जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ गुजरात में, तो इसको करेंट अफेयर्स के बेस पे पूछना था, तो इसको उसके हिसाब से पूछना था कि अभी 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में विजय रूपानी के बाद या भूपेंद्र पटेल बने उसके पहले कौन से, इस सेंस में पूछना था। लेकिन इसमें सितंबर 2021 बोला है। हालांकि भूपेंद्र पटेल ठीक है 13 सितंबर 2021 से ही वहाँ के सीएम हैं, लेकिन वो विजय रूपानी के अचानक से जो है रेजिग्नेशन देने के बाद में बने थे। तो अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, इलेक्शन हुआ, उसके बाद से एक भूपेंद्र पटेल जो है स्थायी तौर पे जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हैं अभी, ठीक है। तो इसको करंट अफेयर्स से पूछना था, तो उस हिसाब से पूछना था, अभी वाले लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से। बहरहाल जो भी है, आंसर तो विजय रूपानी ही है। और अगर आपने अभी न्यूज़ देखा होगा और गुजरात चुनाव को थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा या थोड़ा इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में, तो आपको पता होगा कि जो है पिछले साल जो है विजय रूपानी 2021 में रिज़ाइन कर दिया था। देन उसके बाद में जो है भूपेंद्र पटेल को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और अभी जो है फिर से जब इलेक्शन हुआ 2022 में दिसंबर में, तो तब से जो है भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कच्छ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आमतौर पे बहुत कम लोग को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। जो कच्छ शब्द है ये सुनने में तो आता नहीं है, हिंदी में भी आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा, शायद ही सुना होगा। लेकिन ये जो कच्छ शब्द है ये जनरली बालों के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है, केश के लिए, बाल के लिए। अब अगर ये पता रहे तभी ये चीज़ पता चलेगा, अदरवाइज आप पर्यायवाची कितना रट्टा मार लो, ये जो शब्द है ये सुनने को नहीं मिला है तो फिर आप नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर कहीं से सुना होगा तब की बात अलग है। तो अब ऐसा कौन कौन से शब्द इसमें दिए गए हैं जो बाल से रिलेटेड है। तो एक तो जो शब्द है गेसु, थोड़ी बहुत शायरी अगर सुने होंगे, थोड़े गाने वाने सुनते होंगे, तो गेसु शब्द कहीं ना कहीं सुन लिए होंगे, है ना। हालांकि देखो गेसु जो शब्द है ये भी हिंदी का शब्द नहीं है, ये आई थिंक अरबी का जो शब्द है गेसु वहाँ से आया है, उर्दू के शायरी में प्रयोग होता है गेसु शब्द। तो हिंदी तो है नहीं, ये अरबी का है, या बोल सकते हो कि ये विदेशज शब्द मान सकते हो इसको, अरबी भाषा का शब्द है। कुंतल जो शब्द है ये भी प्रयोग में होता है बालों के लिए, और अलख जो शब्द है ये भी प्रयोग होता है बालों के लिए। जो कशा शब्द है ये जनरली यूज होता है कोड़ा, है ना, या फिर इसको आप चाबुक बोल सकते हो, इसके लिए प्रयोग होता है। तो ये भी ऐसा शब्द है जो आसानी से सुनने को मिलता नहीं है, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि ये बालों के लिए प्रयोग नहीं होता। तो गेसु, कुंतल, अलक ये सारे जो है हेयर के लिए, बाल के लिए, केश के लिए जो है प्रयोग होता है। लेकिन ये कशा शब्द है, हालांकि लगेगा केश से जैसा, लेकिन ये है नहीं, तो इसलिए जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है कच्छ शब्द का, ठीक है। तो इस तरीके से जो 30 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल का, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 15-20 क्वेश्चन भी सही सही बना लिया है तो बहुत बेहतर पोजीशन में है। और 20 से आगे अगर चले गए हो आप तो बोनस है, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत डीप थे। हाँ, लेकिन मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत आसान क्वेश्चन थे, वहाँ से आपको स्कोर करना ही था। बाकी चीज़ें जो है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले पोर्शन भी आसान ही माने जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी के ये जो 1-2 क्वेश्चन है वो थोड़े से अटपटे क्वेश्चन है, या अमूमन जो सुनने में नहीं आते हैं। आई होप आप लोगों ने ठीक ठीक किया होगा, और अगर आप लोगों ने जैसा कि मैंने कहा 15-20 किया है तो बहुत ठीक है, उम्मीद रखो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। और देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट। आई होप आप सबको अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।